क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। लास्ट लेक्चर में हमने एटम चैप्टर स्टार्ट करा और उसमें हमने स्टार्टिंग करी थॉमसन मॉडल से। थॉमसन मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। फिर उसके फेल्योर के बारे में जाना और फेल्योर में स्पेक्ट्रल लाइंस और लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट रदरफोर्ड मॉडल। ओके, जस्ट मिनट। फिर हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा और उसमें जो रदरफोर्ड के दो को साइंटिस्ट थे, ईगर और मार्सन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड। और उस एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्व करा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पर्टिकुलर एटम से किसी भी तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं और वो सीधे के सीधे जा रहे हैं। 1/8000 90 डिग्री डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं और ओकेशनली एक या दो एटम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो 180 डिग्री के डिफ्लेक्शन को शो कर रहे हैं। वहाँ से हमने कुछ रिजल्ट्स ऑब्जर्व करे। उन रिजल्ट्स में कहा गया कि अगर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे हैं दैट मीन्स एटम्स का बहुत ज़्यादा स्पेस क्या है, एम्प्टी है। फिर सेंटर कोर के बारे में बताया गया, सेंटर कोर को पॉजिटिव कोर बोला गया और उसे ही न्यूक्लियस बोला गया। एंड देन ये बताया गया कि उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हैं और होल एटम आपका न्यूट्रल है। फिर हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में जाना और उसके लिए बेसिक फॉर्मूला निकाला 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट पैरामीटर की। तो सपोज मेरे पास ये न्यूक्लियस है। अब इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है पहले उसे समझिए ध्यान से। मैंने कहा आपसे सर एक्चुअली दिस इज नो लिंक आई हैव, कैन यू प्लीज सेंड मी अ व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज। आई हैव शेयर यू मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, तो इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करें तो इम्पैक्ट पैरामीटर के लिए हमने कहा कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। और इसके अलावा इस न्यूक्लियस पर जब हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई गई तो कहीं ना कहीं से डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ इस तरीके से। सपोज थीटा एंगल से वो क्या हुआ, पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है सेंटर एक्सिस और एनी अदर एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी डिस्टेंस को हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। है क्या कंडीशन वो समझ लीजिए। हमने हम ये जानते हैं कि शब्द कह रहा है इम्पैक्ट, कि किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ने वाला है अल्फा पार्टिकल्स पर। तो जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल की तरफ जा रहे हैं तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है उन पे, कि वो स्कैटर्ड हो रहे हैं। स्मॉल एंगल स्कैटरिंग भी है और लार्ज एंगल स्कैटरिंग भी है। उसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व कर रहे थे। तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the atom, जब वो एटम से दूर है। ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। अच्छा, यहां से आप बहुत सोच समझ के मुझे बताना। इफ आई से दैट b इज लार्ज, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, लार्ज। आइदर वी से दैट b इज स्मॉल, या फिर इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। देखिए ध्यान से, अगर b लार्ज है तो उस सिचुएशन में एल्फा पार्टिकल पर लगने वाला रिपल्सिव फोर्स ऑन एल्फा पार्टिकल इज वीक। और ऐसी सिचुएशन में पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा, दैट इज अनडिफ्लेक्टेड। इफ आई से दैट बी इज स्मॉल, तो उस सिचुएशन में लगने वाला
रिपल्सिव फोर्स इज लार्ज एंड वी से दैट पार्टिकल क्या करेगा, आपका डिफ्लेक्ट होगा, और वो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, लार्ज स्केल पर होगा। ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन इज हेड ऑन कोलिजन, जब पार्टिकल सीधा जाके उससे टकरा जाएगा, दैट मीन्स जो आपकी सेंटर एक्सिस है उस एक्सिस के पैरेलल ही पार्टिकल जा रहा है, दैट मीन्स थीटा इक्वल 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन शो करेगा, और इम्पैक्ट पैरामीटर कितना होगा इस केस में, 0 होगा। ऐसी सिचुएशन में पार्टिकल आपका रिवर्स बैक करे हो जाएगा। ठीक है। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, सेंटर न्यूक्लियस से जितनी दूर पार्टिकल जा रहा होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, और जितनी दूर वो जाएगा उस पर लगने वाला रिपल्सिव फोर्स उतना ही कम होगा, और वो पार्टिकल कैसा निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा, दैट इज वो कैसा रहेगा, अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। अगर बी की वैल्यू स्मॉल होगी लाइक दिस, तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा और उसमें डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। अगर हेड ऑन कोलिजन होगा, हेड ऑन कोलिजन से मीन क्या है यहाँ पे, हेड ऑन कोलिजन से मीन है इस सेंटर एक्सिस के अबाउट ही पार्टिकल आ रहा है, तो देखिए बी तो 0 हो गया क्योंकि ओवरलैप कर रही दोनों एक्सिस, और थीटा क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में न्यूक्लियस से क्या आता है, वापस आ जाता है सेम पाथ पे, थीटा 180 डिग्री है, दैट मींस पाथ कैसा कर लेगा, वो रिवर्स पाथ फॉलो करेगा। ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी उसकी शेप को जो डिपेंड करेगी वो किस पे करने वाली है, इम्पैक्ट पैरामीटर पे करने वाली है, और साथ साथ नेचर ऑफ पोटेंशियल फील्ड पे करने वाली है, नेचर ऑफ पोटेंशियल फील्ड। एक बार मैं फिर से रिवाइंड करा देता हूं, कुछ बच्चे लेट ऐड हुए हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर है क्या, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इसकी सेंटर एक्सिस हो गई, सेंटर एक्सिस के पैरेलल जो भी पार्टिकल v वेलोसिटी वेक्टर से आएगा, तो उस वेलोसिटी वेक्टर और सेंटर एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसे ही हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलेंगे। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज होगा तो वहां पर लगने वाला रिपल्सिव फोर्स वीक होगा और पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, तो इसलिए हमने देखा भी था कि जो दूर की रेस थी वो सीधी सीधी निकल रही थी। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा और पार्टिकल कैसा रहने वाला है, डिफ्लेक्टेड, और वो डिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, लार्ज स्केल पर होगा। और अगर हेड ऑन कोलिजन होगा तो इसके ओवरलैप में आएगा, ओवरलैप में आएगा तो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा, ठीक वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी, दैट मीन्स पार्टिकल क्या कर जाएगा, रिवर्स बैक कर जाएगा। मैथमेटिकली इम्पैक्ट पैरामीटर को निकालने के लिए फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है मैं लिख देता हूं, दैट इज बी इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2। आप इस फॉर्मूले को एज इट इज ही याद रखेंगे, डिवाइडेड बाई के, जहां पर के क्या है आपका, के है आपका 1/2 mv स्क्वायर। अगर आप में से कोई बोर्ड में डिस्टर्बेंस क्रिएट कराएगा तो मैं मीटिंग से आपको निकाल दूंगा बाहर। ठीक है। तो प्लीज अपने मोबाइल की स्क्रीन पर टच ना करें। ओके। किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, इम्पैक्ट जो जितना भी जो भी शेप होगी ट्रेजेक्टरी की वो डिपेंड करेगी इम्पैक्ट पैरामीटर पे, और साथ साथ जो भी पोटेंशियल फील्ड अप्लाई कर रखा है उसके नेचर पे भी वो डिपेंड करेगी। इज इट क्लियर, यस और नो, यस और नो, ओके, दैट्स गुड। नाउ अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, देखिए यहां से, कल हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करा, और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते हुए अगर मैं आपसे कहूं कि एक ग्राफ बनाना है आपको, एक तो एंगल है उसमें स्कैटरिंग एंगल है, और एक है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। एक तो एक तरफ क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल है, और एक तरफ क्या है, एंगल है। सॉरी, थोड़ा सा ग्राफ की एक्सिस में चेंज कर देते हैं, इस तरफ आपका एंगल है थीटा, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल एक्सिस पे। तो आपको पता है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था, जैसे जैसे जो इम्पैक्ट पैरामीटर के बेस पे अगर ऑब्जर्व करें या थीटा के बेस पे ऑब्जर्व करें, स्कैटरिंग एंगल के बेस पे, जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल कम होते रहेंगे, राइट। दैट मीन्स दूर की पार्टिकल सीधे गए हैं, थोड़ा पास वाले डिफ्लेक्शन हुआ है, और जो बिल्कुल सेंटर में है वो वापस आ गए हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा एंगल सेंटर वाले का 180 डिग्री, तो सबसे कम पार्टिकल कहाँ डिफ्लेक्ट हुए होंगे, यहाँ पे। थोड़ा सा इधर जाओ,
इसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ग्राफ ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ओके, नाउ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं। मैं वन बाय वन स्टेटमेंट आपके पास सामने बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिए उसे। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड massive central core central core in which entire positive charge entire positive charge and almost the whole mass the whole mass of the atom are concentrated concentrated। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम से बाद हमें क्या पता लगा? ये पता लगा कि जो एटम है वो कंसिस्ट करता है एक स्मॉल और मासिव सेंट्रल कोर, जिसमें पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज इंक्लूड होता है, और ऑलमोस्ट होल मास एटम का कहाँ लाई करता है? उसके सेंटर पे कंसेंट्रेटेड होता है। और इस सेंटर को ही हम क्या बोल देते हैं? फिर इसे ही बोल देते हैं हम न्यूक्लियस। ओके, सेकेंड पॉइंट, जो साइज होता है न्यूक्लियस का वो हमने कल ऑर्डर ऑब्जर्व करा था, वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, जो बहुत ज्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल। किसके कंपेयर में? एटम के साइज के कंपेयर में। एटम का साइज 10⁻10 मीटर का होता है। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ, मतलब आपको कैसे पता चला कि एटम का साइज 10⁻10 मीटर होता है? तो एक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट होता है, क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सपेरिमेंट, उसकी हेल्प से हम एटम का साइज पता लगाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एटम का साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फिक्स है एटम का साइज 10⁻10 मीटर है, वो इस ऑर्डर में ही रहेगा। कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जिनका साइज 10⁻9 मीटर है, कुछ एटम ऐसे हैं जिनका साइज 10⁻8 मीटर है, तो इस ऑर्डर में ही रहेगा इसके आसपास। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या पता चली कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज फर्मी ऑर्डर का होता है, जो एटम के साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा है। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन सेज दैट जो न्यूक्लियस है, ये सपोज करिए ये न्यूक्लियस है, तो ये सराउंडेड है किससे? इलेक्ट्रॉन से। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, जिसकी वजह से जितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, और होल एटम जो है आपका वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये हमने कल भी बात करी थी इस विषय में, इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। एंड द लास्ट वन इज नंबर फोर्थ, जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में ट्रेवल करते हैं। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है तो उसके ऊपर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके ऊपर क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो इस सिचुएशन में इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बैलेंस करता है इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे बैलेंस करता है। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट को एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो एटम है वो कंसिस्ट करता है एक स्मॉल और मासिव सेंटर कोर, जिसमें एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज इंक्लूड होता है और सारा का सारा मास वहीं पर कंसेंट्रेटेड होता है। उस पॉजिटिव चार्ज कोर को क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियस बोलते हैं। सेकंड बोलता है साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो 10⁻15 मीटर का होता है, दैट इज फर्मी ऑर्डर का होता है, वो एटम के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा होता है। थर्ड बोलता है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहता है, और होल एटम कैसा रहता है आपका? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। और फोर्थ बोलता है आपका कि जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं तो वहां पर लगता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, उस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चारों स्टेटमेंट में किसी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए प्लीज। कोई प्रॉब्लम? सभी बच्चे बताएं। स्टेटमेंट्स क्लियर है चारों?
कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए यहाँ से, अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। ये रदरफोर्ड के बारे में हमने काफी सारी बातें जानी। अब हम बात करेंगे किसकी, फेलियर के, कि रदरफोर्ड के क्या फेलियर रहे। तो पहला फेलियर था, जो रदरफोर्ड है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए उसे समझते हैं, देखिए ध्यान से। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है। सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है। ये क्या है आपका, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। ओके, नाउ जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और एनर्जी को लॉस करेगा तो अगर वो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो धीरे धीरे उसकी रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और रेडियस कम होते होते वो स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा, और स्पाइरल पाथ को फॉलो करते करते वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या बोलने वाले हैं कि रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि रदरफोर्ड से जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होगा, जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल, वो एक्सीलरेट करेगा, और एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी को लॉस करेगा। और जब वो एनर्जी को लॉस करेगा तो उसकी जो रेडियाई है वो डिक्रीज होगी, और जब उसकी रेडियस डिक्रीज होगी तो किस पाथ को फॉलो करेगा, स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा। और स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए वो कहाँ कोलेप्स कर जाएगा, कोलेप्स कर जाएगा वो न्यूक्लियस में, कोलेप्स इनटू न्यूक्लियस। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई। चलिए सेकंड एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, देखिए ध्यान से। सेकंड फेलियर था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पाइरली इनवर्ड मूव कर रहा है, स्पाइरली इनवर्ड मूव कर रहा है। तो जब वो स्पाइरल पाथ पे चल रहा होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी कोई ना कोई। तो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटीज होगी और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि स्टेट चेंज करेगा भाई, एक आउटर स्टेट में था, घूम घूम के इनर स्टेट में आ रहा है तो स्टेट चेंज कर रहा है। और स्टेट चेंज अगर कोई पार्टिकल करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, चेंज होता है। तो वो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों की दोनों कंटिन्यूसली चेंज होंगी। क्या होंगी, ये कंटिन्यूसली चेंज होंगी। और जब ये कंटिन्यूसली चेंज होंगी तो जो फ्रीक्वेंसी है उससे लाइट एमिट होनी शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से लाइट एमिट होगी। और ये लाइट एमिशन ही आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देगा, इंस्टीड ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। वो लाइन स्पेक्ट्रा ना देके वो कैसा स्पेक्ट्रा देगा, वो देगा आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। इज इट क्लियर। तो दो स्टेटमेंट हो गए। फर्स्ट, रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशन की बात कर लीजिए, तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। और दूसरी चीज वो क्या नहीं बता पाया, वो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में अभी भी नहीं बता पाया। उसने किस स्पेक्ट्रम की बात करी, उसने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करी। वो भी कैसे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल आपका स्पाइरली इनवर्ड मोशन करेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, कंटिन्यूसली चेंज होगी। और जब कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो लाइट एमिशन होगा, और वहां पर आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा इंस्टीड ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए। समझ में आया। समझ में आया आप सभी को। ओके, हाँ, सेकंड पॉइंट को मैं रिपीट कर देता हूं। सेकंड पॉइंट सेज दैट व्हेन अ पार्टिकल मूव स्पाइरली इनवर्ड, तो ऑब्वियसली एक आउटर ऑर्बिट से एक इनर ऑर्बिट में आ रहा है। और जब कोई पार्टिकल एक अपर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है तो वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। तो वो एनर्जी जो यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं वो किसकी वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो वो जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रहा है वही आपका एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। और हमें कौन सा स्पेक्ट्रम चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम। क्यों चाहिए, क्योंकि आने वाली जो थ्योरीज हैं उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर ली।
तो जब वहां पे लाइन स्पेक्ट्रम मिल गया तो वो इसके लिए रदरफोर्ड के लिए क्या बन गई, लिमिटेशन बन गई। इज इट क्लियर अब है? ओके, पॉइंट्स क्लियर हुए आकांक्ष आपको ये दोनों? दैट्स गुड। चलिए थोड़ा स्लो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक रदरफोर्ड की कहानी हुई कंप्लीट। हमने थॉमसन की कहानी पूरी सुनी, हमने रदरफोर्ड की पूरी कहानी सुनी। अब हम बात करते हैं किसकी, बोर की कंडीशन की। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं अब क्या, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, देखिए ध्यान से। हमने ये माना कि एक न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और उस आर रेडियस के पाथ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, इसकी रेडियस आर है और उस पाथ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, जो डी ब्रॉगली ने स्टेटमेंट दिया था उसके बेस पर ही बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एसोसिएट वेव करेक्टर, करेक्टर इलेक्ट्रॉन क्या करता है अकॉर्डिंग टू किसके, डी ब्रॉगली के, इलेक्ट्रॉन क्या एसोसिएट करता है, वेव करेक्टर एसोसिएट करता है। हेंस इस सर्कुलर ऑर्बिट, हेंस अ सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी अ स्टेशनरी एनर्जी, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट only if it contains an integral number of de Broglie wavelength, de Broglie wavelength। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझेंगे, सुनिए ध्यान से। बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन को हमें डिफाइन करना है। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए पहले, अगर मीटिंग अपने आप ही कट हो जाती है तो आप लोग जस्ट जो दूसरा वाला लिंक आपको प्रोवाइड कराया गया है, फर्स्ट वाले लिंक से तो मीटिंग नहीं हो पाई, हमने अनदर लिंक दिया, लेकिन जो दूसरा वाला लिंक आपको प्रोवाइड कराया गया है, आप उस लिंक को ज्वाइन करेंगे आफ्टर 3 to 4 मिनट। ओके, ज्यादा लंबे गैप की तो नीड नहीं है आपको क्योंकि ये वाली क्लास छोटी है। ठीक है, तो आप 3 से 4 मिनट में उस वाले लिंक को ज्वाइन करेंगे। अब इस कंडीशन को समझिए पहले। देखिए, बोर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। तो डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट था क्या, कि इलेक्ट्रॉन एसोसिएट करता है वेव करेक्टर, और ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो वेव करेक्टर को एसोसिएट कर रहा है तो हमसे बोला गया कि हेंस अ सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी ए स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो स्टेशनरी एनर्जी स्टेट में रहेगी। कब रहेगी, जब वो कंटेन करेगी क्या, इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ को। मतलब कहने का क्या हुआ, दैट इज आपके पास आर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट है, आपके पास कितनी रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट है, आर रेडियस की। तो सरकमफ्रेंस कितनी हुई उसकी, 2 पाई आर। उस ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस कितनी हुई, 2 पाई आर हुई। और ये 2 पाई आर किसके इक्वल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। देखिए ये भी एक पाथ है, डिस्टेंस है, और ये भी एक डिस्टेंस है। बट डी ब्रॉगली ने हमें क्या बताया, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट कर सकते हैं। तो यहां से 2 पाई आर इक्वल एन एच अपॉन एम वी। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एम वी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई, और एम वी आर ही होता है एंगुलर मोमेंटम। तो बोर की जो आपकी क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो कहती है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपका क्या होता है, किसी भी ऑर्बिट का टोटल एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट इज
L इक्वल एम वी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 पाई। इस कंडीशन में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, और नहीं हो तो माइक ओपन करके बताएं कि हाँ कोई डाउट नहीं है। हाँ रिपीट कर देते हैं एक बार फिर से, देखिए ध्यान से। हम ये कंसीडर करते हुए चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के पाथ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, ठीक है। नाउ तो डी ब्रॉगली ने हमसे बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एसोसिएट करता है वेव करेक्टर को। तो जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलर ऑर्बिट स्टेशनरी या स्टेशनरी एनर्जी स्टेट रहेगी। कब रहेगी? जब वो कंटेन करेगी इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ को। अब उस ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस कितनी, 2 पाई आर। उसे क्या कंटेन करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल। तो हमने स्टार्टिंग वहीं से करी, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। बट डी ब्रॉगली ने हमें क्या बताया था, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी होता है। हमने उस वैल्यू को वहां पुट करा तो 2 पाई आर किसके इक्वल हो गया, एन एच अपॉन एम वी के इक्वल हो गया। एम वी को इस तरफ ले गए आर के मल्टीपल में, तो देखो एम वी तो होता है मोमेंटम, और आर मल्टीपल हो गए तो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और यही क्या कहलाता है आपका, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया यहाँ से, एन एच अपॉन 2 पाई। तो बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन ने हमें क्या बताया, बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन ने बताया कि अगर आप किसी स्टेशनरी एनर्जी स्टेट की बात कर रहे हैं तो उस स्टेट के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। कंडीशन क्लियर? ओके, दैट्स गुड। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी ऑफ एन एटम की। इसकी बात करने वाले हम, पॉस्टुलेट्स की बात करने वाले हैं। देखिए पॉस्टुलेट्स में कुछ नया नहीं है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी पड़ी हुई हैं, बस उन्हें ही रिपीट करके कंबाइन करके यहां लिखा गया है। postulates of Bohr's theory of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मैं वन बाय वन बात करता हूं। पहला पोस्टुलेट जो है वो आपका न्यूक्लियर कंसेप्ट है। फर्स्ट पोस्टुलेट्स इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर कंसेप्ट, और वो क्या बोलता है, वो बोलता है एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस अराउंड विच प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। The centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic attraction between the electron and the nucleus। हमने पीछे के लेक्चर्स में जो अभी पढ़ रहे थे हम, उसमें 3 बातें पढ़ी थी। न्यूक्लियस की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और उसे बैलेंस करने के लिए जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उसे बैलेंस कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है। तो यहां न्यूक्लियर कंसेप्ट में वो तीनों बातों को एक साथ लिख दिया गया। पहले क्या बता दिया गया कि भाई एटम कंसिस्ट कर रहा है मासिव सेंट्रल कोर को, और उस कोर को ही हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। उसमें फिर क्या जोड़ दिया गया कि उस न्यूक्लियस के चारों तरफ प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। फिर क्या जोड़ दिया गया कि वहां पर रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसे बैलेंस कौन करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। किस किस के बीच का, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर है, यस और नो? वेरी गुड। सेकंड, सेकंड कहता है पॉस्टुलेट्स क्वांटम कंडीशन की बात करता है, क्वांटम कंडीशन। तो अभी अभी हम बात कर के आए हैं क्वांटम कंडीशन की। क्या कहती है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट इज n इक्वल टू 1 2 3 लाइक दैट। सेकंड कंडीशन क्लियर है? नाउ कंडीशन नंबर 3, थर्ड कंडीशन बात करती है स्टेशनरी ऑर्बिट की। स्टेशनरी ऑर्बिट देखिए यहां से, ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट से, उस इलेक्ट्रॉन से किसी भी तरीके की एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, डज नॉट रेडिएट एनर्जी, अगर वो सिंगल ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, और इस नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट को ही हम क्या बोलेंगे, इस नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट को ही हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट।
इज इट क्लियर? ओके, हाँ एक बार फिर से रिपीट करते हैं। थर्ड कंडीशन सेज दैट कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी सिंगल ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब ऑर्बिट को वो चेंज नहीं कर रहा, तो उस ऑर्बिट में घूमते हुआ इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। और अगर वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा तो वो जो ऑर्बिट होगी वही नॉन रेडिएटिंग और एनर्जी वाली जो ऑर्बिट है, वही ऑर्बिट क्या कहलाएगी आपकी? स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगी। इज इट क्लियर? ओके, नाउ फोर्थ कंडीशन इज फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, frequency condition says that an atom can emit or absorb radiation in the form of discrete energy photons only when an electron jumps from a higher to a lower orbit or lower to a higher orbit. That means अगर एक इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से एक लोअर ऑर्बिट में जाएगा, हायर से कहां जा रहा है? लोअर में, तो आपका रेडिएशन एमिट होगा। और अगर वो लोअर ऑर्बिट से उसे अपर ऑर्बिट में जाना है तो उसे क्या देना पड़ेगा? हमें एनर्जी को देना पड़ेगा, मतलब वो वहां पर क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा। इज इट क्लियर? रेडिएशन एमिट कब? जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? लोअर ऑर्बिट में आएगा। और एनर्जी को एब्जॉर्व कब करेगा? जब लोअर ऑर्बिट से कहाँ जाएगा? हायर ऑर्बिट में जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि आउटर ऑर्बिट अगर की एनर्जी अगर E2 है और इनर ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, तो E2 माइनस E1 इक्वल टू जो भी रेडिएशन एनर्जी है, दैट इज एच न्यू। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट आपको यहां तक? ओके, नाउ तो इस तरह से हमने क्या किसकी बात करी? बोर के पोस्टुलेट्स की। क्या क्या पोस्टुलेट्स है? चार पोस्टुलेट्स। पहला न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वांटम कंडीशन, थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट एंड फोर्थ फ्रीक्वेंसी कंडीशन। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट में बेसिक डेफिनेशन जितनी भी थी न्यूक्लियस के रिगार्डिंग, दैट इज डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का उसके चारों तरफ रिवॉल्व होना, और सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बैलेंस, इन तीनों बातों को लिखना है। क्वांटम कंडीशन में क्वांटाइजेशन कंडीशन प्रूफ कराई थी, वो आ गई आपकी, दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन associated with a particular orbit is equal to h upon integral multiple of h upon 2 pi। और थर्ड आता है आपका स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो किसी भी तरीके की एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, और उस ऑर्बिट को ही हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। एंड द फोर्थ वन इज फ्रीक्वेंसी कंडीशन। अगर और इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है तो रेडिएशन को एमिट करेगा, और लोअर से हायर में जा रहा है तो रेडिएशन को क्या करेगा? वो एब्जॉर्व करेगा। यहां तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए। यहां तक क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर है यहां तक? अभय, आशु, ओके ओके, दैट्स गुड। चलिए अभी इस मीटिंग का 1 मिनट बचा है, इसे हम यहीं रोकते हैं मीटिंग को। आप नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। ओके, लिंक सेकंड वाला लिंक ही यूज करेंगे जो आपका वहां पर था। ओके स्टूडेंट्स? ओके ओके, चलिए आप यहां से लेफ्ट कीजिए, आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए।